सो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। अब हम कूलम फोर्स की वेक्टर फॉर्म को देखेंगे, क्योंकि ये भी एक फोर्स है तो इसके पास भी एक डायरेक्शन होगा। तो सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपके पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम दो पॉइंट चार्जेस ले रहे हैं जो कि सेपरेटेड बाय ये डिस्टेंस है, कोई डिस्टेंस r है, और ये दोनों ही चार्जेस हमने लाइक चार्जेस ले लिए, यानी सपोज कीजिए दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। बात समझ में? तो एक एग्जांपल सेट करके हम आगे बढ़ते हैं। ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, दोनों पॉइंट साइड चार्जेस हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। Q1 के ऊपर Q2 फोर्स लगा रहा है। ये फोर्स कैसी होगी? ये फोर्स रिपल्सिव फोर्स होगी। ठीक, तो ये इधर की तरफ इसको ढकेलना चाहेगा, इधर की तरफ फेंकना चाहेगा, तो हम इसको बोलेंगे F12। F12 को रीड कैसे करेंगे? देखिए पॉइंट नंबर 3 में F12, फोर्स ऑन चार्ज 1 अप्लाइड बाई चार्ज 2। बात समझ में आती है? इसी तरह से F21 को कैसे रीड करेंगे? फोर्स ऑन चार्ज 2 अप्लाइड बाई चार्ज 1। ये दोनों फोर्सेस अपोजिट होंगी, मैग्नीट्यूड इन दोनों फोर्सेस का बराबर होगा, लेकिन विद नेगेटिव साइन होगा। बात समझ में? जैसे ही हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे नेगेटिव साइन आ जाएगा। मैग्नीट्यूड कितना है ये पहले भी हम लिख चुके हैं, C डैश। C डैश इज कूलम्स कांस्टेंट, जो कि बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r के। तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही लिखा है Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहां इस फॉर्मूले के अंदर देखेंगे तो डायरेक्शन आपको पता नहीं चल रहा है, तो इसीलिए ये कौन सी फॉर्म है? अबव फॉर्म इज स्केलर फॉर्म एंड गिव्स मैग्नीट्यूड। तो बहुत बार हम स्केलर मैग्नीट्यूड भी निकालते हैं, सिर्फ किस चीज का? फोर्स का। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड भी निकालते हैं, तो इसी को बेसिकली स्केलर फॉर्म कहते हैं। लेकिन बहुत सारी बार न्यूमेरिकल्स के अंदर हमको वेक्टर फॉर्म निकालनी पड़ती है। वेक्टर फॉर्म का अंदाजा होना चाहिए। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम फोर्स गिव्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन भी देगी, मैग्नीट्यूड तो स्केलर फॉर्म ही दे रही थी। डायरेक्शन ऑफ Fe, तो जो ये कूलम फोर्स होगी इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस। तो जो 2 पॉइंट चार्जेस को लाइन ज्वाइन कर रही है इसी के अलोंग होगी फोर्स। बात समझ में? या तो ऐसी होगी कि वो बेसिकली रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव होगी, अगर दो अपोजिट चार्जेस इस्तेमाल हुए तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं ये बात समझ लीजिए। जो मैग्नीट्यूड था, जो ये मैग्नीट्यूड था, यही तो मैग्नीट्यूड था ना भाई, R12 का स्क्वायर था यहां पर। अब यहां पर सिर्फ R नहीं लिखेंगे आप, R12 का स्क्वायर और ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है बेसिकली। ठीक, तो ये तो बेसिकली क्या है? स्केलर मैग्नीट्यूड। इसके साथ अगर हम यूनिट वेक्टर को लगा दें, यानी यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन इसके अंदर इंसर्ट कर देगा, इसको R12 कैप से हम लिखते हैं, ये बात याद रखिएगा। दिस इज यूनिट वेक्टर, हेंस दिस फोर्स इज नोन एज यूनिट वेक्टर फॉर्म। तो बहुत सारी बार हमको यूनिट वेक्टर फॉर्म भी लिखनी पड़ती है। यूनिट वेक्टर क्या है? R12 कैप। ये बेसिकली सिर्फ एक डायरेक्शन बता रहा है, क्योंकि F12 निकाल रहे हैं तो R12 क्या है? यहां इस चार्ज पर ये डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स है, इस डायरेक्शन को इंसर्ट कर देना है बस, और इसके पास मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 यूनिट मैग्नीट्यूड होगा। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता किस के बराबर है? हम सब लोग जानते हैं, फुल वेक्टर को जब हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर मिलता है हमको। R12 कैप इज इक्वल टू R12 फुल वेक्टर डिवाइडेड बाई R12 का मैग्नीट्यूड। बात समझ में आती है? अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, बात समझ में और ज्यादा आएगी। देयरफॉर F12, अब यहां पर हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया? यहां पे हमने एरो लगा दिया इसके ऊपर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, मैंने C डैश में लिखकर पूरा लिख दिया। Q1 Q2 अपॉन R12 जो कि बेसिकली वेक्टर है, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे कर दिया? ये देखिए, ये यहां पर क्या है? ये यहां पर इसकी वैल्यू से हमने क्या कर दिया? इसको मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में? तो R12 ये फुल वेक्टर तो ऊपर आ गया, मैग्नीट्यूड इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर यहां पर क्यूब बन गया। ये नोट करने वाली बात है कि यहां पर क्या बन जाता है? क्यूब, मैग्नीट्यूड का क्यूब बन जाता है अगर हम फुल वेक्टर ऊपर रखेंगे तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट और नोट करने वाली बात है। द अबव फॉर्म इज फुल वेक्टर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? ये फुल वेक्टर फॉर्म है, क्योंकि यहां पर फुल वेक्टर से हमने क्या किया है? मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझिए, फुल वेक्टर को यहां पर हमने लगा दिया। ऑल्सो F21 जब लिखना होगा, F12 के बाद F21 लिखना बहुत आसान है। यहां पर डायरेक्शन क्या लिखेंगे? आपके R21 लिखेंगे डायरेक्शन, और इसका क्यूब लगा देंगे। फुल वेक्टर कौन सा लगाएंगे? R21 लगाएंगे, यानी 2 पर ये जो बेसिकली इधर जो डायरेक्शन होगा इसको बोलेंगे R21 कैप।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और जब फुल वेक्टर लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, जब फुल वेक्टर लगाना होगा तो हम क्या करेंगे कि फुल वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। बात क्लियर होगी? F12 इज इक्वल टू F21 बट विद नेगेटिव साइन। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट होगा ये बात समझ में आ गई? इसके अब हम एक फॉर्म और चेक कर लेते हैं कि जब दो से ज्यादा चार्जेस होंगे तब क्या होगा। नाउ हियर देयर आर 3 पॉइंट चार्जेस, है ना, हमने 3 पॉइंट चार्जेस लिए और तीनों एक जैसे हैं, तीनों लाइक चार्जेस हैं, तीनों पॉजिटिव हैं, Q1 Q2 Q3। इन तीनों के बीच में जो डिस्टेंसेस हैं 1 और 2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो R12 है, 1 और 3 के बीच में जो डिस्टेंस है वो R13 है। 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस हमने शो नहीं किया। अभी हमको Q1 पर टोटल फोर्स निकालनी है, यानी नेट फोर्स निकालनी है। बात समझ में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैं यहां पर एक वर्ड और लगा दूं, नेट, है ना, तो ज्यादा सही रहेगा। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम फोर्स ऑन चार्ज Q1। तो Q1 चार्ज के ऊपर मुझको फोर्स निकालनी है, इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्स ऑन Q1 बाई Q2 एंड फोर्स ऑन Q1 बाई Q3। तो Q1 जो चार्ज है इसके ऊपर Q2 भी एक फोर्स लगा रहा है, ये रिपल्सिव होगी, तो F वो किसके बराबर है, वो F12 के बराबर है। Q1 के ऊपर Q3 भी फोर्स लगा रहा है, ये भी रिपल्सिव है, वो इस डायरेक्शन में, ये इक्वल टू F13 है। तो हम जो नेट फोर्स होगी, जो कि बेसिकली जिसको हमने कहा है ये वाली F3, वो सॉरी F1, तो F1 किसके बराबर होगी, F12 प्लस F13। क्या बात समझ में आती है? ओके, F1 किसके बराबर, F1 को हम फिर क्या लिख देंगे, F12 है 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। तो अभी आपने फॉर्मूला देखा, प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं हम, R12 वेक्टर लिख दिया हमने। क्या मेरी बात समझ में आती है? 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, F13 किसके बराबर है, Q1 Q3 अपॉन R13 क्यूब, R13 फुल वेक्टर। क्या बात समझ में आती है? ये कॉमन आ रहा है, कूलम कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लिया, अंदर ब्रैकेट के ऐसे लिख दिया। जब हमको वेक्टर सॉल्व करना होगा तो वेक्टर एक्चुअली में कैसे सॉल्व करते हैं वो जब प्रॉब्लम आएगी तब समझ में आ जाएगा। तो हमने ये इस तरीके से लिख लिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इट शुड बी नोटेड कि R13 जो हमारा डिस्टेंस है, R13 है ना, अगर ये हम फुल वेक्टर लिख रहे हैं, सॉरी R13 फुल वेक्टर, ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस R31। ये R31 की हमें कब जरूरत पड़ेगी, जब हम 3 के ऊपर फोर्स निकालेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? Q1 के जरिए। बात समझ में? तो सिर्फ हम क्या करेंगे, वेक्टर के साथ एक नेगेटिव साइन लगा देंगे और कुछ नहीं करना है हमको। तो ये हमारी ये कौन सी फोर्स है, ये बेसिकली नेट फोर्स है। कौन सी फोर्स है? नेट फोर्स है। नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाई चार्जेस Q2 एंड Q3। अब हम एक चीज और छोटी सी देख लेते हैं कि अगर ये कोई इसमें से कोई एक चार्ज लाइक ना होकर अलाइक हो जाए, मतलब निगेटिव हो जाए। सपोज करते हैं हम Q2 को निगेटिव कर देते हैं। क्या ओके, तो हमने क्या किया कि Q1 और Q3 को तो एक सा चार्ज रखा, लाइक चार्ज रखा, दोनों पॉजिटिव हैं, और Q2 को पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया। तो देखिए फोर्सेस पे असर क्या पड़ेगा। जो F12 पहले इधर की तरफ थी वो अब किधर आ जाएगी, इधर की तरफ आ जाएगी। ओके, अब वेक्टर सम कैसे लेंगे, F13 अपनी जगह पर रहेगी, F13 और F12 का जो वेक्टर सम होगा वो इधर की तरफ आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई नहीं? ठीक है, तो F1 विल बी इक्वल टू, अभी भी वेक्टर सम क्या है, इक्वेशन तो वही लिखेंगे, सिर्फ क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे फोर्सेस के। फोर्स का जो बेसिकली डायरेक्शन होगा वो बदल जाएगा। किसका डायरेक्शन बदलेगा, F12 का डायरेक्शन बदलेगा, जिसकी वजह से F1 का डायरेक्शन भी बदल जाएगा। आई होप आपके समझ में आ गया। अब हम बच्चों ये जो भी हमने समझा है इसके ऊपर कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम उसको कर लेते हैं तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी हमारी कूलम फोर्स को लेकर वेक्टर फॉर्म की। ओके, तो अब अगली वाला जो वीडियो है ना, इसकी सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप कर लीजिए। बहुत अच्छी स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसको मैं आपको दिखाता हूं। ओके।